Lecture number 15, business law. Last lecture I have completed the bailment and had just given you introduction of what pledge or pawn. See, थोड़ा गैप हुआ है बीच में, एग्जाम्स का वगैरह कुछ टेंशन था, सो लेक्चर्स कुड नॉट बी कंडक्टेड, सो थोड़ा गैप हुआ है. ये अक्टूबर फर्स्ट मंथ का पहला ही लेक्चर है आपका. एंड लास्ट वीक आई हैव मिस द लेक्चर, सो आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस ताकि आपका स्टडी मिस न हो जाए. सो फर्स्ट लेट अस हैव अ स्मॉल रीकैप, एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बेलमेंट का, एंड प्लेस करके वी विल फिनिश दैट पर्टिकुलर थिंग. नाउ सी व्हाट हैज बीन कवर्ड टिल नाउ. मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया, विच इज योर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देन मॉड्यूल 4 डायरेक्टली वी वेंट टू, दैट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. उसमें हमने 3 देखा, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. वही 3 आपको करना है. देन वी वेंट टू मॉड्यूल नंबर 2. मॉड्यूल नंबर 3 पूरा पेंडिंग है. मॉड्यूल नंबर 2 जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट किया देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. ये इतना कवर हुआ है. प्लेज मैंने खाली इंट्रोडक्शन दिया था, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा बेलमेंट का एक स्मॉल रिकैप करके वी विल गो अहेड. एंड देन वी हैव टू स्टिल कवर द एजेंसी. तो सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हो गया. सो फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा एंड फोर्थ मॉड्यूल इज कंप्लीट. सो थर्ड मॉड्यूल दैट इज सेल ऑफ गुड्स है, वो मैंने लास्ट में रखा हुआ है, वो बाद में करेंगे. Then slight revision and then I will give you the question bank for the exam purpose also. Okay, so let us see what bailment is, जो हमने last time किया था, right? Now see, bailment, delivery of goods by one person to another. So what is bailment? It is delivery of goods by one person to another. Point number 2, for some purpose and upon a contract that the goods, when the purpose is accomplished, मतलब जो चीज़ के लिए दिया हुआ है वो एक बार पर्पज एकम्प्लिश हो गया, वो गुड्स रिटर्न दिए जाएंगे. दे विल बी रिटर्न और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम. अभी इसमें 2 पार्टीज है, एक जो गुड्स दे रहा है और एक जिसके पास गुड्स दिए जा रहे हैं. सो फर्स्ट पार्टी हु इज क्रिएटिंग द बेलमेंट इज कॉल्ड एज बेलर, जो गुड्स दे रहा है. और बेली कौन है? जिसके पास गुड्स दिए जा रहे हैं. बेस्ट एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन इन दैट लेक्चर, फिर भी रिपीट करता हूँ. सपोज आई गिव माई बाइक टू माई मैकेनिक फॉर सर्विसिंग, तो ये बेलमेंट का एग्जाम्पल है. बाइक इज माई गुड. सी, गुड्स में क्या आता है? ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी. सो बाइक इज गिवन टू द मैकेनिक फॉर व्हाट? फॉर सम पर्पज, कि एक बार उसका सर्विसिंग, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस हो गया, यू हैव टू गिव इट बैक टू मी. उसको दे दिया. हैव आई गिफ्टेड इट? हैव आई आस्क्ड हिम टू सेल इट? नो. रिपेयर करके वापस देना. सो वो पर्पज एकम्प्लिश करके उसने वापस दे दिया. दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट. वन मोर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू इज ऑफ टेलर. सपोज आपको रेडीमेड क्लोथ सूट नहीं करते और आपको यू वांट दैट क्लोथ, शर्ट या पैंट जो भी आप पहनते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. या लेडीज़ में देखो, आप लोग को पंजाबी सूट पहनते हो, चूड़ीदार बोलते हो उसको, या जो भी उसको बोलते हैं, वो रेडीमेड मिलता है. लेकिन कुछ लोगों को नहीं जमता है, उनको सी के चाहिए. अभी कभी कभी कैसा रहता है, यू आर नॉट विद इन द स्टैंडर्ड मेजरमेंट. तो कुछ लोगों का कुछ अलग अलग मेजरमेंट होता है. अरे बाकी सब बराबर होता है, लेकिन पैंट है ना, वो सीट में थोड़ा टाइट हो जाता है रेडीमेड, तो सी के लेना अच्छा है. तो पीपल इवन प्रीफर स्टिचिंग क्लोथ एज टू ऑर्डर. तो अभी देखो, क्लॉथ लिया, टेलर के पास दिया, किस लिए दिया? फॉर अ पर्पज दैट वंस यू स्टिच द क्लोथ यू हैव टू गिव मी बैक दैट क्लोथ एंड यू विल गेट योर रेम्यूनरेशन, जो भी आपका उसका होगा. देन गोइंग फर्दर, इसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट एक बार फटाक से रिवर्स कर लेते हैं. व्हाट आर इसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट? नंबर 1, पार्टीज. मिनिमम 2 पार्टीज होने चाहिए, बेलर एंड बेली, that I discussed with you. Number 2, enter into a agreement. So it is upon a contract. See, delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract. ऐसे गुड्स रखने के लिए दिए तो नहीं हो जाएगा, लेकिन upon a contract, so उसमें कुछ एलिमेंट्स आ गए. So that has to be there. Agreement, enter into agreement. Number 3, most important essential, return of goods. Goods वापिस देने हैं. Number 4, purpose. In case of bailment, the possession of goods must be transferred फॉर सम पर्पज, कुछ करने के लिए. खाली रखने के लिए था तो वो बेलमेंट नहीं होएगा. देन नेक्स्ट, इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. तो जब से ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो गया, बेलमेंट क्रिएट हो गया. ओरल एग्रीमेंट इज अलाउड, रिटर्न एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है. एंड नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. पोजेशन खाली दिया है कि एक बार पर्पज एकम्प्लिश हो गया, मुझे वापस दे दो, दैट इज अबाउट. देन नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बेलमेंट क्रिएट कैसे होता है? इट इज़ बाई डिलीवरी ऑफ द पोजेशन. एक बार गुड्स ए ने बी को दे दिए, बेलमेंट क्रिएट हो गया. ओके. Then modes of termination and classification of bailment I have already dealt with.
विच वी विल नॉट बी गोइंग इन टू राइट नाउ, वो वीडियो आप रिवाइंड करके देख लो, रिवाइंड भी नहीं, आपको खाली वो वीडियो देखना है, दैट्स इट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ प्लेज। नाउ सी प्लेज इज अ बेलमेंट। मैंने लास्ट टाइम का लेक्चर जब भी खत्म हुआ था तभी आपको खाली इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज अ बेलमेंट। सो बेलमेंट का डेफिनेशन एकदम शॉर्ट है एक्चुअली, मीनिंग इट्स अ फॉर्म ऑफ बेलमेंट। नाउ सी द डेफिनेशन, bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise. So every pledge is a bailment. Every pledge is a bailment. जैसे contract आपको याद है that every contract is an agreement. What is a contract? It is an agreement enforceable by law, enforceable at law. So for to qualify as a contract, it must basically be an agreement. And then the question whether it is enforceable or not. सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, लेकिन जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ में नहीं होते वो एग्रीमेंट तो होते हैं, दे आर एग्रीमेंट्स बट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली यहाँ पे एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट बट एवरी बेलमेंट इज नॉट अ प्लेज। तो हर एक बेलमेंट प्लेज नहीं होता है, लेकिन प्लेज मतलब वो बेलमेंट ही है। सो एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट। नाउ सी द डेफिनेशन, बेलमेंट ऑफ गुड्स as a security for payment of debt or performance of a promise। आपने सुना होगा चीज़ें गिरवी रखी जाती है, पिक्चर में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, या कहीं सुना होगा, या खुद भी कभी किया, किसी ने घर में देखा होगा कि ना मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है तो मैं क्या करता हूँ, वो अंगूठी गिरवी रख देता हूँ। दैट इज़ पॉन एंड दैट इज़ फॉर व्हाट, कि ये आपके पास रखो, आप मुझे पैसे दो और मैं आपके पैसे वापस दूंगा। आई विल रिटर्न यू योर मनी, कर्जे के तौर पे दे दो, मैं आपको आपके पैसे सूद समेत विद इंटरेस्ट वापस दूंगा और अपनी चीज़ छुड़ा के लेके जाऊंगा। सो यहाँ पे क्या है, बेलमेंट है बट इट इज़ नॉट फॉर सम पर्पस। दिस बेलमेंट इज ओनली टू सिक्योर प्रीपेमेंट, कि मैंने आपसे पैसे लिए वो मैं आपको दूंगा, तो ये सिक्योरिटी के अगर मैं नहीं दे पाया, इफ़ आई डोंट गिव यू मनी बैक यू कैन यूज दिस सिक्योरिटी एंड गेट योर मनी बैक। तो जो पैसे उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, कि मैं आपको लाके देता हूँ, ये चीज़ आपके पास रखो। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स एज सिक्योरिटी इज कॉल्ड पॉनर, while the person to whom the goods are delivered is called pawnee। so दो जैसे बेलर बेली था, यहाँ पे पॉनर और पॉनी है। बेस्ट एग्जांपल गोल्ड लोन्स, गोल्ड की चीज़ें आप गिरवी रख के लोन ले सकते हो। जो अभी सबसे बड़ा कंपनी जो सदर्न इंडिया से है या साउथ इंडिया से, नाम सुना होगा आपने, उसके ऐड भी देखे हुए, हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन उसका ऐड करते हैं, मन्नपुरम गोल्ड लोन, इवन अक्षय कुमार भी उसका ऐड करता है। मन्नपुरम गोल्ड लोन, वो क्या है, आपको लोन दिया जाता है सिक्योरिटी तौर पे, आप अपना जो भी ऑर्नामेंट रहेगा वो बैंक के पास रखते हो, वो इंस्टीट्यूशन के पास रखते हो, दे गिव यू लोन, दे विल ओनली रिटेन दैट, और जब भी आप पैसे वापस दे दोगे दे हैव टू रिटर्न यू दैट पर्टिकुलर ऑर्नामेंट बैक। तो वो चीज़ जो आप गिरवी रख रहे हो वो उनके पास रहेगी, एंड इफ़ यू डोंट पे द लोन सो दे कैन गेट देयर मनी रिकवर्ड फ्रॉम दैट, उसको बेच के वो लोग अपना पैसा ये कर लेंगे। ओके, सो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। इन केस ऑफ प्लेज लाइक इन केस ऑफ बेलमेंट ओनली पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द पॉनी एंड नॉट ओनरशिप, वो मेरा ही रहता है। सो अगर मैंने समझो मेरे पास सोने का एक बड़ा हार पड़ा है जो 3 लाख रुपए का है, तो लोन लेते हो वो इतना देखते हैं कि आपका जो वैल्यूएशन होता है उस चीज़ का जो आप गिरवी रख रहे हो, वॉट एवर पॉन आप क्रिएट कर रहे हो, वो जो आर्टिकल आप दे रहे हो उससे कम पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो ये रखा है जेवर रखा है वो 4 लाख का है और आपको 5 लाख रुपए देंगे, नहीं, 4 लाख का रखा है तो शायद 3 साढ़े 3 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा। इट दैट सिक्योरिटी इज ऑलवेज स्लाइटली मोर। ड्यूटीज ऑफ अ पॉनर, सो ये क्लियर हो गया, 2 पार्टीज है, पॉनर पॉनी, एंड व्हाट इट इज अ बेलमेंट फॉर क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट या कोई लाइबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। ड्यूटीज ऑफ अ पॉनर, द पॉनर इज ड्यूटी बाउंड टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द प्लेज एंड इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस द सेम हैज़ टू बी बोर्न बाय द पॉनर। तो कभी कभी उसका कुछ खर्चा हो गया तो पॉनर को उठाना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी व्हाट द ड्यूटीज ऑफ पॉनर आर। ड्यूटीज टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ प्लेज, तो जो टर्म्स ऑफ प्लेज है उसमें समझो अभी समझो 5,000 रुपये लोन लिया है, सो सादा एग्जाम्पल ले लो,
एंड वो 5,000 के ऊपर मुझे 2 महीने में वापस करना है और 10% पर साल पड़ेगा। तो अभी आप देखो 5,000 रुपये का लोन है, उस पर 10% मीन्स कितना हो गया 500 रुपया, या 10% पर मंथ पकड़ो, तो 500 रुपया मुझे उसको वापस देना है पर मंथ। तो अगर मैंने उसको 2 महीने में वापस देना है तो मुझे 500 1000 रुपये ऊपर से देने पड़ेंगे। सो 5000 एंड प्लस 1000 ऑफ द इंटरेस्ट, तो कितना हो गया टोटल 6000। और ये वापस करने का टाइम फिक्स हुआ है 2 महीना, तो 2 महीना I have to give him money 3000 per month. So this is the terms of contract. These are the terms of the pledge or pawn. और वो हिसाब से पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो ये प्रॉमिस उसको अपहेल्ड करना है, he has to fulfill this promise. So duty to comply with the terms of pledge. And second क्या है, duty to compensate the pawnee for extraordinary expenses. तो अगर समझो कोई expenses pawnee के होते हैं तो वो उसको देने पड़ेंगे। देन देखो ये तो हो गया ड्यूटीज। देन कमिंग टू राइट्स ऑफ द पॉनर, ये बहुत छोटा है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ज़रूर अटेम्प्ट करो, बहुत छोटा है, लिखने में इजी है एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। राइट्स ऑफ द पॉनर, तो ये हो गया ड्यूटीज। नाउ कमिंग टू राइट्स ऑफ द पॉनर, द पॉनर हैज अ राइट टू गेट द ड्यूटीज ऑफ द पॉनी एनफोर्स टुगेदर विद द राइट टू रिडीम द सिक्योरिटी गिवन आफ्टर कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये उसके राइट्स है। सी ड्यूटीज ऑफ पॉनी एनफोर्स करना, तो ड्यूटी पॉनी का एक ही है कि जो भी आपके पास आर्टिकल रखा गया है पॉन के लिए या बिल इसके लिए प्लेज या पॉन के लिए, वो चीज़ उसको संभाल के रखना है। सो ही हैज़ टू प्रिजर्व दैट थिंग, ये उसकी लाइबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है। सो ड्यूटी का कैसा होता है, 2 पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में, तो एक की राइट दूसरे की ड्यूटी बन जाती है और दूसरे की ड्यूटी दूसरे का राइट बन जाता है। ये तो आर ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डिंग। सो नाउ सी अपना एग्जांपल ले लो, आई एम सपोज टू टीच यू, तो मेरा ड्यूटी है आपको सिखाना और आपका लाइबिलिटी है सीखना। सो देयर इज ऑलवेज सम गिव एंड टेक इन एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर विच अभी आप देखो कंसिडरेशन जो है, आई एम नॉट अ एम्प्लॉयड सर्वेंट ऑफ दिस कॉलेज, तो मैं इनके मस्टर पे नहीं हूँ, लेकिन टीचिंग स्टाफ हुआ एंड आई एम ऑन अ क्लॉक और बेसिस, आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी। सो जितने लेक्चर होते हैं वो हिसाब से मुझे पेमेंट मिल जाता है। सो कंसिडरेशन इज मूविंग फ्रॉम द कॉलेज, कंसिडरेशन मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, कंसिडरेशन इज गिवन टू मी बाय कॉलेज बिकॉज आई एम कंडक्टिंग द लेक्चर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कॉलेज। सो कॉलेज लेक्चर किसके लिए करवा रहा है, इट इज़ फॉर यू। तो कंसिडरेशन का भी एग्जाम्पल हो गया, देखो कि लेक्चर मुझे लेने हैं, आपका लेना है। सो इसमें फ़ायदा किसका है, आपका है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा हूँ, कॉलेज के लिए कर रहा हूँ। सो कॉलेज इज पेइंग द कंसिडरेशन दैट अपार्ट। सो लेट अस सी द ड्यूटीज ऑफ द, हाँ, सो राइट्स ऑफ पॉनर हो गया, ही हैज़ राइट टू गेट द ड्यूटीज ऑफ द पॉनी एनफोर्स्ड टुगेदर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, टू रिडीम द सिक्योरिटी गिवन आफ्टर कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी जो एग्जांपल हमने लिया था ना कि 5000 रुपीज़ लिए हुए और 2 महीने में वापस देने हैं और 1000 उसके ऊपर ब्याज है, सो टोटल 6000 हो गया। सो 2 महीने में वापस देना है 3000 पर मंथ। सो ये अगर मैं 2 महीने में देना है, ये मैं कंप्लीट करता हूँ कि हर महीने में मुझे उसको 3000 देने हैं, और अगर ये मैं कंप्लीट करता हूँ, आई कंप्लाई विद दिस कंडीशंस, आई हैव अ राइट एज ए पॉनर टू गेट माई आर्टिकल बैक। तो अगर मैंने उसके बाद समझो अंगूठी रखी हुई है तो मुझे वो वापस मिलनी चाहिए, ही हैज़ टू गिव इट बैक टू मी। तो ये जो मैंने राइट क्रिएट किया हुआ है ना उसके फेवर में कि ये चीज़ आपके पास रखो, इसको मैं उसके पैसे दे के उसका जो भी मेरा देना है वो लाइबिलिटी कंप्लीट दे करके व्हाट डू आई एम बाइंग माई थिंग अगेन। तो ये जो छुड़ा के लेना बोलता है ना, अरे हाँ मैंने गिरवी रखी, अंगूठी गिरवी रखी है और अभी मैं उसको छुड़ाऊंगा, तो छुड़ाऊंगा मीन्स उसको रिडीम करना बोलते हैं। रिडीम मीन्स व्हाट, जो चीज़ आपने अटकाई हुई है उसको छुड़ाना। सो इट्स लाइक रीबाइंग समथिंग, complying with the terms of contract. Then coming to rights of owner, हाँ, सो ये हो गए 2 राइट के, राइट टू गेट पॉनीज ड्यूटीज एनफोर्स, तो मेरी चीज़ संभाल के रखो, ये उसका राइट है। एंड टू राइट टू रिडीम, के वो आपके पैसे वापस ले लो, मेरा चीज़ मुझे वापस दे दो। देन ड्यूटीज ऑफ पॉनी, द पॉनी इज रिक्वायर्ड, अभी पॉनी इज द अदर पार्टी जिसके पास चीज़ गिरवी रखी जा रही है। पॉनी इज रिक्वायर्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स प्लेज लाइक अ बेली। अभी बेलर ने आपके पास चीज़ रखी है, आप बेली हो, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। अभी मैकेनिक के पास बाइक छोड़ा, वो बोलेगा अरे कोई आ गया और बाइक तोड़ के चला गया,
तो आप क्या बोले, मैंने तुमको दिया था, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, सो यू हैव टू टेक केयर. सो पॉनी इज रिक्वायर्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स प्लेस्ड लाइक अ बेली. He cannot make unauthorized use of goods pledge, nor can he mix the goods pledge. अभी मैंने बाइक उसको दिया सर्विसिंग के लिए, वो बाइक बोलेगा अरे 2 दिन के बाद मिलेगा, अभी टाइम नहीं है. एंड कल वो बाइक का काम करवा के बिना बोले कहीं लेके गया बाइक, तो ही यूजेस इट विदाउट माई परमिशन एंड अथॉरिटी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. क्या मैं ऐसे ही सहन कर लूँगा? नहीं. सो दैट इज नॉट परमिटेड. सो अनऑथोराइज यूज़ नहीं कर सकते हो, दूसरे के गुड्स के साथ मिला नहीं सकते. अभी बाइक तो किसी के साथ मिल नहीं सकती है, लेकिन गुड्स कभी समझो कुछ फूड ग्रेन्स है तो दूसरे के साथ आप उसको मिक्स नहीं कर सकते हो. मेरा चीज़ आपको अलग रखना पड़ेगा. ही कैनॉट मेक अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स प्लेज, नॉर कैन ही मिक्स द गुड्स. तो दूसरों के साथ मिक्स भी नहीं कर सकते हो विथ हिज ओन गुड्स. द गुड्स हैज टू बी रिटर्न ऑन द रीपेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस टू द पॉनी. तो एक बार पॉनर ने उसका पूरा ये ख़त्म कर दिया, लाइबिलिटी ख़त्म कर दिया, ही हैज़ टू रिटर्न दोज गुड्स बैक टू द पॉनर. द गुड हैज़ टू बी रिटर्न ऑन रीपेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस टू द पॉनी. एक्रेशन इफ एनी बिलोंग्स टू पॉनी एज ही कंटिन्यूज टू बी ओनर. एक्रेशन इज लाइक उसमें कुछ इजाफा हो गया. अभी देखो, समझो मैंने 1 साल पहले कुछ ज्वेलरी रखा था, वो टाइम पे तो सोने का भाव कम था, लेकिन आज सोने का भाव बढ़ गया ना. तो नाउ टुडे सोना का तोला तो आप देखो 50,000 के ऊपर चल रहा है. तो मैंने जब भी रखा था तभी समझो 40,000 था, और समझो 10 तोले का सामान है, तो आज समझो 10,000 रुपया 1 तोले के पीछे बढ़ गया. तो देखो हिसाब लगा के कितना बढ़ गया, 10,000 इंटू 40, देखो कितना बढ़ गया, हिसाब आप ही कर लो. तो समझो कुछ उसमें वैल्यू बढ़ गया, तो वो मेरा है, उसका नहीं रहेगा. बिकॉज आई एम ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्वेलरी, आई एम द पॉनर हु हैज़ क्रिएटेड दैट पॉन. तो मैं पॉनर रहता हूँ. पॉनी का राइट खाली नहीं रहता है. Pawn is only having possession. He has right to keep the possession, retain the possession. So बाद में अगर उसका कुछ भाव बढ़ गया है या कम हो गया, that is my outlook, उसका नहीं है. That is the meaning of accretion. Now duties of pawning. Duty to take reasonable care of the goods pledged. This is the very primary duty. Number 1, duties of pawning. Duty to take reasonable care of the goods pledged. Then duty number 2. ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स. खाली रिटेन करके अपने पास रखना है, आप यूज नहीं कर सकते हो. देन थर्ड, ड्यूटी नॉट टू मिक्स पॉनर्स गुड्स विथ हिज ओन गुड्स. तो अपने गुड्स दूसरे के साथ मिक्स करके रख दो, दैट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड. देन ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स. तो एक बार पॉनर ने पूरा लोन का अमाउंट दे दिया, इट इज सिक्योरिटी फॉर डेब्ट. तो एक बार वो डेब्ट डिस्चार्ज हो गया, वो आपको वापस करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा एज पर लॉ. एंड लास्टली, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रेशंस ऑफ द गुड. तो अगर उस गुड में कुछ एक्रेशन मीन्स कुछ इजाफा हो गया है, एप्रिसिएशन. जिस अभी देखो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट क्या होता है, एसेट का वैल्यू कम हो गया, और एप्रिसिएशन ऑफ द एसेट क्या होता है, एसेट का वैल्यू बढ़ गया. सो एक्रेशन इज एप्रिसिएशन. सो दैट इज अबाउट ड्यूटीज 1 2 3 4 5. ड्यूटी नंबर 1, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स प्लेस. ड्यूटी नंबर 2, not to make unauthorized use of the goods. Duty number 3, not to mix pawner's goods with his own goods. Then duty number 4, duty to return the goods. तो एक बार टर्म्स कंप्लीट हो गए, लोन सिक्योरिटी या सिक्योरिटी नहीं, डेब्ट डिस्चार्ज हो गया, वो चीज़ वापस देनी पड़ेगी. रिटर्न द ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स टू द पॉनर. एंड लास्टली ड्यूटी टू रिटर्न द एक्रेशंस ऑफ द गुड्स. अगर कुछ उसमें ये होता है तो इट विल बी देयर. देन राइट्स ऑफ द पॉनी. ये तो हो गया ड्यूटीज. राइट्स भी है पॉनी के. व्हाट आर द राइट्स? नंबर 1, राइट ऑफ रिटेनर. तो जब तक मेरा लोन खत्म नहीं होता है, वेट until unless all the terms of contract are not complied with, I have a right as a pawnee to retain the goods. उसका पोजीशन मेरे पास ही रहेगा, मैं वापस नहीं दूंगा. सो राइट ऑफ रिटेनर, that is to retain the possession of the goods जिसके ऊपर पॉन क्रिएट किया जा रहा है. देन राइट नंबर 2, राइट टू क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. तो अगर कुछ वो संभालने में, उसको चीज़ को रखने में अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं तो वो उसको वापस दें, वो दैट ऑल्सो ही हैज़ टू पे यू. देन राइट टू sue the pawnee. The pawnee can sue the pawnee for default in case of non-repayment of the debt or performance of promise and still return the goods pledged as collateral security.
तो वो पैसे भी वसूल करेगा और जब तक वो पैसे वसूल नहीं होते उसको रिटेन करके भी रखेगा एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। देन राइट टू सेल, अगर वो गिरवी चीज़ छुड़ा ही नहीं सका तो आप क्या उसका चीज़ चाटते बैठोगे? नहीं, उसका क्या करोगे? अचार डालोगे? नो, व्हाट यू विल डू, सी आपने पैसे दिए, आपको वापस पैसे आने चाहिए, सो यू विल सेल दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑन पॉनर फेलिंग टू रीपे द डेब्ट or perform the promise, the pawnee may sell the goods pledged after giving a reasonable notice of sale to the pawnee। तो उसको आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि तुमने पॉन क्रिएट किया था, प्लेज क्रिएट किया था, मेरे पास ये चीज़ गिरवी रखा हुआ है, आज तक तुमने पैसे वापस नहीं दिए, सो प्लीज़ टेक नोटिस दैट आई एम गिविंग यू फर्दर 10 days टाइम। अगर आपको आपकी चीज़ वापस चाहिए तो आके पैसे देके छुड़ा के लेके जाओ, वरना मैं उसको बेच दूंगा। ऐसा नोटिस देना पड़ेगा। रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल टू द पॉनर, इफ द सेल अमाउंट इज लेस देन द अमाउंट ड्यू द पॉनी कैन इंस्टीट्यूट लीगल एक्शन अगेंस्ट द पॉनर फॉर बैलेंस अमाउंट। तो अगर ऐसे हो गया कि लोन का जो पॉन का अमाउंट है वो 5,000 है और बेच के 4,000 ही आ रहा है, तो 1,000 रुपये के लिए अलग से उसके अगेंस्ट सूट फॉर रिकवरी ऑफ दैट रिमेनिंग अमाउंट कैन बी डन। Okay, so right of retainer, then second right of the right of pawning, right number 1, right of retainer, that is retaining possession. Point number 2, right number 2, right to claim reimbursement of extraordinary expenses। तो अगर कुछ expenses वो goods को संभालने में होते हैं, that he can claim। Number 3, right to sue the pawner, तो अगर pawner पैसे वापस नहीं दे पा रहा है तो उसके अगेंस्ट सूट कर सकते हो। Then next most important right, number 4, right to sell, तो अगर प्रॉपर्टी उसके पास पड़ा, प्रॉपर्टी मीन्स ये गुड्स पड़े हुए तो उसको बेच सकता है। एंड लास्ट 5th वन, राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर, राइट अगेंस्ट द ट्रू ओनर। सो प्लेज बाय नॉन ओनर्स, और वो नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो क्वेश्चंस आप देखो, दे के रखता हूँ मैं, बाद में एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन बैंक भी दूंगा। डिफाइन बेलमेंट्स, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट एंड एक्सप्लेन देम, full length question, 10 मार्क का। देन डिफाइन प्लेज एंड एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी। सो दोनों पार्टीज का राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पॉनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पॉनी। सो दैट इज व्हेन इट कम्स टू, दैट्स इट व्हेन इट कम्स टू प्लेज। सो प्लेज या पॉन कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डीलिंग विथ, क्योंकि अभी हार्डली 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, सो फॉर द टाइमिंग हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। यहाँ पे सब टॉपिक चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट वीक के जो 2 लेक्चर नहीं हो पाए बिकॉज दैट्स अ इंटरनल इशू नॉट टू बी डिस्कस बिफोर यू स्टूडेंट्स, तो वो लेक्चर्स में अलग से वीडियोज़ आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपका स्टडीज़ मिस ना हो जाए। सो लास्ट वीक के 2 और ये वीक के 2, सो और 3 लेक्चर्स आपको ये वीक में मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपके टाइम टेबल के हिसाब से रहेगा वो अपलोड हो जाएगा। एंड इन द मीनवाइल मैं और 2 लेक्चर्स भी अपलोड कर लूँगा ताकि लास्ट वीक का जो मिस हुआ है 2 लेक्चर्स वो भी पिकअप हो जाए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो जाना चाहिए उतने लेक्चर्स में। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द थर्ड मॉड्यूल, दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्लाइटली लेंदी है, स्लाइटली टेक्निकल है और स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने उसको अलग से रखा हुआ है। सी क्या होता है, 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप मॉड्यूल 1 खत्म नहीं करते हो आपको आगे का बिजनेस लॉ समझ में ही नहीं आएगा। एंड सेकंड, योर नेक्स्ट टर्म विल बी इवन मोर नॉट क्रूशियल, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा बिकॉज आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या आएगा, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो उसमें मेनली कवर हो जाता है। तो उसको कवर करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए मैंने वो पहले किया। देन 4 मॉड्यूल इसलिए किया क्योंकि छोटा है, स्कोरिंग है, एंड देन सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पोर्शन ज़्यादा कवर हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने 4th मॉड्यूल पहले ले लिया। आई एम नॉट गोइंग एज पर द सीक्वेंस 1 2 3 4, एक के बाद एक नहीं करवा रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ। देन मॉड्यूल 2 में हमने जो कवर किया, नाउ ओनली पार्ट रिमेनिंग इन मॉड्यूल 2 इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी क्या होता है दैट वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर। खाली ऑन अ डिपार्टिंग नोट लेट मी टेल यू व्हाट इज एन एजेंसी। एजेंसी इज अ सिविल कंसेप्ट, तो खाली सिविल लॉ में ही ये एप्लीकेबल है
एंड एजेंसी कम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेटिंग पावर्स। मैं अपना पावर किसी और को देता हूँ, सो जो काम मैंने करना चाहिए वो मैं किसी और को अपनी तरफ से करने को परमिशन देता हूँ। सो आई अलाउ यू, तो ए बी को परमिशन देता है कि तुम मेरे और से ये काम करो, फॉर मी, ऑन माई बिहाफ। तो जो एजेंट होता है ही इज डिस्चार्जिंग ड्यूटीज ऑफ हिज प्रिंसिपल। सो यहाँ पे दो पार्टीज होते हैं एजेंसी में, एक जो एजेंसी दे रहा है और दूसरा जिसको एजेंट अपॉइंट कर रहा है। सो पर्सन हु इज अपॉइंटिंग अ एजेंट इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल, and person who is acting for the principal, doing the work of the principal, discharging the duties of principal on behalf of the principal is called as agent. So अपॉइंट करने वाला प्रिंसिपल और जो अपॉइंट हो जाता है वो एजेंट, एंड एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल को। So we see that in next lecture.